रही है नरेंद्र अवस्थी और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराऊंगा। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नरेंद्र अवस्थी बुक से एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का चैप्टर है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? आइसोडाइफर्स हमेशा पूरी केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल। तो आइसोडाइफर्स ऐसे स्पीसीज हैं, ऐसे न्यूक्लियाइड हैं, आइसोडाइफर्स ये ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जिसमें सेम या फिर इक्वल, सेम और इक्वल A-2Z होता है। इक्वल A-2Z होता है। तो आप देख लो कि किसमें इक्वल A-2Z है। आप इसमें देखो हीलियम 2 और 4 में, हीलियम 2 और 4 में देखो तो भैया जो ऊपर लिखा होता है वो तो A होता है और जो नीचे लिखा होता है वो Z होता है। तो इसके लिए आप A-2Z निकालोगे तो 4 - 2 × 2 4 - 4 0 आएगा। आगे चलिए, ऑक्सीजन है ये 8 और ये 16, ये A है और ये Z है। तो अब आप क्या करो कि इसके लिए A-2Z निकालोगे तो 16 - 2 × 8 = 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो आगे वो आइसोडाइफर्स आगे, यही दोनों आइसोडाइफर्स आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। तो जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। एक्सरेज की कहानी क्या है? एक्सरेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब है अगर यहां से एक्सरे पास हो रही है, अगर यहां से एक्सरे पास हो रही है और यहां पर आप पॉजिटिव प्लेट लगा दो, यहां पर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दो और यहां पर आप निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दो, तो ये किसी भी ओर नहीं मुड़ेगी, एक्सरे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एक्सरे डिफ्लेक्ट नहीं करती है। किसमें डिफ्लेक्ट नहीं करती है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करती है। दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एक्सरे पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बी, शायद क्या है, ABC हो जाएगा। सी आंसर आ जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसे भी जरा अच्छी तरीके से समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 3 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज ये होता है बच्चों Q/m, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय मास।
ये होता है कहानी इसकी। स्पेसिफिक चार्ज Q/m होता है। तो क्या दे रखा है इसमें, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है भाई। यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर आपके पास अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली He2 ये अल्फा पार्टिकल है, लेकिन इस पर चार्ज जो है 2 यूनिट का हो जाता है। प्रोटॉन 1H1 ये बेसिकली प्रोटॉन है, लेकिन इस पर चार्ज जो है वो 1 यूनिट का हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तो आपको पता चल ही गया। इसका चार्ज कितना है, 2 यूनिट का है। इसका चार्ज कितना है, 1 यूनिट का। ये यूनिट में ले लो यार, इतना टेंशन मत लो, यूनिट की टर्म में ले लो। अब मास की बात करो कि मास की कहानी क्या है। तो इसका जो मास है, ये जो है ना, ये मास नंबर होती है, ये मास को इंडिकेट करता है। तो इसका जो मास है वो हम 1 यूनिट ले लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं पालते हैं। इसका जो मास है उसे 4 यूनिट ले लेते हैं। तो इसके लिए Q/m ये 2/4 आ गया, यानी 1/2 आ गया। इसके लिए Q/m ये जो वैल्यू आ गई है ये 1/1 आ गई है, यानी 1 आ गई है। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू 1 आ रही है, अल्फा पार्टिकल की 1/2 आ रही है। तो 2/1 यानी कि 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये आपके पास कहानी आ जाएगी 2:1। इसका मतलब इसका आंसर पहला आएगा, ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर भी चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ E/m, यानी कि E/m या Q/m कुछ भी कहो, चाहे इसे आप स्पेसिफिक चार्ज कहो, वो इशू नहीं है, या E/m कहो, Q/ चार्ज मास रेशियो कहो, चार्ज मास रेशियो। तो इसमें किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, ये भैया न्यूट्रॉन है, 0 and 1, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 and 1, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये अल्फा पार्टिकल है 2,4, इस पर चार्ज होता है दोस्तों, +2 का होता है। इस पर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इस पर चार्ज मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आपके पास है प्रोटॉन, प्रोटॉन अभी बताया ही, 1H1 होता है, चार्ज +1 का है, +1 चार्ज लगेगा। और इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन, आप जानते ही हो, β-1 0 कर लो, इसे कुछ है इस तरह से कर लो, या E- ही कर लो। इसका जो चार्ज है वो तो आपको दिख ही रहा है 1, जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इसका भी एग्जैक्ट मास लिख ही देता हूं। चार्ज तो आप देख ही रहे हो 1 है, मास की एग्जैक्ट वैल्यू 1.672 × 10⁻27 kg। एग्जैक्ट पर चले जाओ, थोड़ा सा एग्जैक्ट पर चलते हैं। इसका चार्ज तो 0 बता ही दिया है, मास जो है वो 1.674 × 10⁻27 kg हो जाएगा। इसका चार्ज तो आपको दिख ही रहा होगा, 2 यूनिट का है। मास जो होता है इसका
वो 4 इंटू 1.67 2 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो आप अब सभी को निकाल लीजिए। यहां पर चार्ज अपॉन मास निकाल लीजिए, चार्ज अपॉन मास। तो ये तो चार्ज तो 0 है, यहां पर चार्ज अपॉन मास निकाल लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा चार्ज की वैल्यू 2 है, मास आप रख दीजिए 672 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो सब चीजें कॉमन सी बैठ रही हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर गौर करिए और ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द मास टू चार्ज रेशियो, मास चार्ज रेशियो किसी का गिवन है, क्या है वो देखते हैं। ये चार्ज मास था, ये 4 और 3 चार्ज मास था, 4 और 3 चार्ज मास था। 5 वाला मास चार्ज है, यानी रेशियो जो है थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला मास चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो है वो मास चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मास डिवाइडेड बाई चार्ज है, चार्ज मास नहीं है, मास डिवाइडेड बाई चार्ज है। ये है दोस्तों 1.5 इंटू 10⁻, जो मैं देख पा रहा हूं -8 kg पर कूलाम है, पर कूलाम है। ये है द मास चार्ज रेशियो इज इतने। व्हाट इज द मास ऑफ एटम, एटम का मास वो आपको निकालना है, एटम का मास निकालना है, एटम का मास निकालना है, एटम का मास निकालना है। अगर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, अगर इतना चार्ज होता है, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। इसमें कहानी क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको मास और चार्ज का रेशियो गिवन है, और जब मास और चार्ज का रेशियो गिवन है तो उस केस में मास चार्ज का रेशियो गिवन है, उस केस में पूछ रहा है कि पार्टिकल कौन सा है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी गजब की कहानी है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप देखो 1 कूलम है, सिंस मास ऑन या 1 कूलम चार्ज किस पर है, 1.5 इंटू 10⁻⁸ kg पर है। देखो भाई ये 1 कूलम है, और जो चार्ज है, चार्ज किसके टर्म में होता है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है उसके अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू हमेशा Ne होता है। कई बार इसे स्मॉल q भी लिख देते हैं, और E की वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इसको थोड़ा समझो, यहां पर 1 कूलम है, 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, तो मास इतने केजी है। अब चूंकि हमें इतना ही लेना पड़ेगा, इतना ही लेना पड़ेगा, इतना ही लेना पड़ेगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कॉन्सेप्ट है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाने पर कितना हो जाएगा भाई, ये 1.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या आ जाएगा भाई, केजी आ जाएगा। इतने कूलम का इतना, तो इतने कूलम का कितना। ये इस तरीके से देखोगे तो ये आग पास मास आएगा। अब केजी में आ रहा है
तो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ ग्राम कर लो। इस कैलकुलेशन से आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है इफ चार्ज मास रेशियो ऑफ कैटायन इज दिस, व्हाट इज द मास ऑफ एटम। कैटायन इतना है, यानी एक पर चार्ज ये है, तो इतने पर चार्ज, इतने पर क्यों निकाला, सीधी कॉन्सेप्ट है भाई, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, यानी कि चार्ज तो इसी यूनिट की टर्म में चलता है और किसी टर्म में चलता नहीं है, किसी टर्म में चलता नहीं है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड, क्या शो करता है। अरे भैया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 यही है, याद कर लो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 याद कर लो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में याद कर लो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कहता है, मैंने 50 बार बताया है कि He24 इस पर 2 चार्ज लग जाता है, तो यही अल्फा पार्टिकल है। आपको मैंने बताया है इस यही अल्फा पार्टिकल, क्या भाई क्या है, 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ये एटम ऑफ हीलियम है, और मेरे दोस्तों इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इस पर 2 + 4, यही अल्फा पार्टिकल है और कुछ नहीं है। याद कर लो कि हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, उसे भी जरा अपने दिमाग में खूब भर करके चलिए कि 8th क्वेश्चन क्या कहता है। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या था, एनर्जी फिक्स है, एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी चेंज नहीं होती है। बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या था, एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या था, एनर्जी कांस्टेंट है। यही उसकी कॉन्सेप्ट थी कि हाँ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब चलिए 9th में, कि 9th क्या कहता है। देखो भाई 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस देखनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला है Rn = R1, हम लिख देते हैं R1 × n²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्या ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो n², n क्या है, यही तो ऑर्बिट नंबर है, यही तो ऑर्बिट नंबर है। R1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट की रेडियस। तो अब पूछ R3 रहा है, तो R3 जब पुट करोगे तो R1 n की जगह पर 3 पुट करिए, तो R1 × 9 आ जाएगा, और यहां से R3 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से R3 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है। इसमें 2 फॉर्मूले आप फिलहाल मैं अभी लिख देता हूं, उसे याद कर लीजिए। एक तो रेडियस का फॉर्मूला और एक एनर्जी का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लीजिए। 10th क्वेश्चन क्या है भैया, ये कह रहा है द करेक्ट एक्सप्रेशन डेराइव फ्रॉम एनर्जी। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, देखो एनर्जी जो होती है
वो -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी को जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आता है। इस और यूनिट क्या आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। ये भी याद कर लो आप, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो भाई, कहीं कोई दूर से दूर तक दिक्कत नहीं है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो आपका आंसर इससे निकल जाएगा। ये फ्यूचर के लिए मैंने लिख दिया है, फ्यूचर के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किस तरीके से निकलेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, हाँ 11 है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलेगी? आयनाइजेशन एनर्जी ये 13.6, अब हाइड्रोजन की है शायद, हाँ हाइड्रोजन की ही है। 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर एटम पर एटम पर एटम निकलती है। हाइड्रोजन के लिए ही है, आयनाइजेशन एनर्जी है, हाइड्रोजन के लिए ही है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो ही जाएगी, z की वैल्यू 1 हो ही जाएगी, तो कोई इशू ही नहीं है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल इसमें चेंज करना है। कर लो, कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को अर्ग में भी चेंज करना है तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग बताया है। ये तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसमें चेंज कर लो, इससे इसमें चेंज कर लो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। थोड़ा सा हल्का सा आपको किसका काम करना रहता है? हमेशा ही बहुत लिटिल बिट, बहुत छोटा काम करना रहता है फॉर्मूला का। जैसे मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया है, एनर्जी का थोड़ा सा आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा। जो वेलोसिटी होती है वीएन, ये 2.18 इंटू 10⁸। ध्यान दीजिए 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन होती है। यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा याद कर लो, जेड वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर एटॉमिक नंबर है, और जो एन है वो 1 2 3 यही आएगा। यानी कि ये ऑर्बिट नंबर है, सेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, या फिर आपका सेल नंबर है। कई बार इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे आएगा, वो कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आप इस तरीके से जो n की वैल्यू है वो क्या है भाई? V1 V2 V3, V1 V2 V3।
वो आपको देखनी है। यानी पहले सेल में कितना हो जाएगा, दूसरे सेल में कितना हो जाएगा, तीसरे सेल में कितना हो जाएगा, वो है। तो V1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻8 Z अपॉन 1 कर दो ना। V2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻8 Z अपॉन 2 कर दो। V3 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻8 Z अपॉन 3 कर दो। और रेशियो को आप निकाल लो, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 आप निकाल लीजिए। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी, याद करने की चीज है। 10⁻⁻15 10 द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 के ऑर्डर का न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 टाइम्स ऑफ एटम, ये होता है वॉल्यूम इसका ऐसा ही होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप्स इन सच अ वे दैट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस x to x/4। काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, और यहां पर चले तो आपको फाइनल स्टेट मिलेगी। फाइनल स्टेट मिलेगी। इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी जो है वो x है, काइनेटिक एनर्जी x है, और यहां पर जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, x/4 है। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल, आमतौर पे यही तरीका है चेंज निकालने का, माइनस इनिशियल। तो फाइनल x/4 माइनस x। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। अब ये आमतौर पर मेथड यही है, फाइनल माइनस इनिशियल निकालने का तरीका है। ये x थी, ये x/4 हो गई, ऐसा तरीका है। तो अब x माइनस 4x/4 हो गया। तो ये आपके पास चेंज कह रहा हूं, चेंज डेल्टा ke है, ये आपके पास -3x/4 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज होगा। तो ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का डबल माइनस में होती है, माइनस में होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, ये थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान कर लीजिए, -3/3x/4 इंटू 2 आ जाएगा। ये आपके पास माइनस था, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x/2 आ जाएगा और प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। इसमें थोड़ा सा देखो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा देखने की बात है। मैंने पहले कहा है थोड़ा चैप्टर फॉर्मुलेटिव है, तो फॉर्मूले से थोड़ा सा मतलब आपको रखना पड़ेगा। अब चलते हैं
अगला क्वेश्चन करते हैं 15। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, विच इज एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है भाई, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो बच्चों, यहां ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो n = 1 होती है ना, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसे GS कहा जाता है, GS। इसके बाद की जो स्टेट होती है उसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इसके बाद जो होता है, यानी n = 2 जो होता है, उसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। जो आपके पास n = 3 होती है, उसे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हल्का सा ध्यान देने की बात है, ज्यादा कुछ नहीं। n = 1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। कई बार बच्चा जब कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है एक्साइटेड स्टेट वाला, तो वो n = 1 को ही एक्साइटेड स्टेट काउंट करने लग जाता है। नहीं काउंट करना है भैया, ये तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, ये तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ये इसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, ये इसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, इसमें तो उसे रहना ही रहना है। इसके बाद ये पहली एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है। ये इस तरीके से लेकर के चलना होता है कि पहली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, ये सिस्टम बना हुआ है। तो मान लो, चलो आप थोड़ा सा इसे वैसे समझो, डेली लाइफ एग्जांपल से। मान लो आपका होम सिटी है, होम सिटी या होम टाउन ले लो, ये न्यूक्लियस है, यहां पर होम सिटी है। तो जो होम सिटी है ये तो ग्राउंड स्टेट है ना आपकी, यहां ग्राउंड स्टेट है, लोवेस्ट है। जब आप बीटेक में सिलेक्ट हो जाओगे कहीं, तो फिर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, समझिए। फिर आपकी जॉब लगेगी, जब जॉब लगेगी तो आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी। इस चीज को समझ करके अच्छी तरीके से चलिए कि हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसकी मीनिंग क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट उसकी मीनिंग क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझ करके चलिए। होम सिटी जो है आपका, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वो तो ग्राउंड स्टेट है, वहां आप कुछ उल्टा सीधा कर ही नहीं सकते। जब आप MBBS में सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हुआ है, या फिर आप बीटेक में सिलेक्ट हो गए, IIT में सिलेक्ट हो गए, तो वो आपकी पहली एक्साइटेड स्टेट होगी। मान लो आप कि आप IIT बॉम्बे में सिलेक्ट हो गए, तो जो आपके पास IIT बॉम्बे है वो पहली एक्साइटेड स्टेट है। जब आपकी जॉब लगेगी, मान लो आपकी जॉब
लगी, बैंगलोर में लगी, तो वो बैंगलोर जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। उसके बाद फिर आपके प्रमोशन होते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा, थर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा एक्साइटेड स्टेट चलती जाएगी।